हमारे हिंदू लीगल फंड के प्रति जो आप लोगों ने उत्साह दिखाया है, उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। अब इस फंड के कुछ ही दिन बचे हैं, तो आपसे अनुरोध है कि अभी जो हमारा टारगेट था उसमें लगभग 30% की कमी रह रही है। तो आप जिस प्रकार से अभी तक उत्साह दिखा रहे हैं, उसी को आगे कायम रखते हुए आप स्वयं और आपके आसपास के जो भी लोग हैं उनसे आप कहें, क्योंकि ये कुछ दिनों में ये बंद होने वाला है। हमने इसे लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही जारी किया था। एक बार पुनः अनुरोध है कि इस हिंदू लीगल फंड में आप लोग सभी कंट्रीब्यूट करें और हमारे ग्राउंड पे, फील्ड पे, ज़मीन पे खड़े हुए जो हिंदू कार्यकर्ता हैं, जो हिंदू सिपाही हैं, जो हिंदू युवा हैं, उनको सपोर्ट करें कि वो किसी भी तरह की समस्या में आए तो हम उनको लीगली सपोर्ट कर पाएँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। हमारे ज्ञानेश कुमार जी एक्टिव हो गए। अभी तक तो SIR के लिए ही उनको जाना जा रहा था। अब कल SIR का, परसों SIR का जब निर्णय आ गया सुप्रीम कोर्ट से, और उसमें ये लिख दिया गया कि भाई जो इलेक्शन कमीशन है उसको एक निर्णय करने का अधिकार है कि भाई ये प्राइमा फेसी ये आदमी सिटीजनशिप है इसकी या नहीं है, इलीगल है या नहीं है, वो प्राइमा फेसी निर्णय कर सकते हैं, लेकिन फाइनल सिटीजनशिप का निर्णय जो है वो अधिकारी ही करेंगे। अगले दिन यानी कल 12.7 लाख इलीगल, सस्पेक्टेड इलीगल्स की सूची, सस्पेक्टेड इलीगल की सूची जो है वो फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस को भेज दी गई है, होम डिपार्टमेंट। 12.7 लाख। और ये तो शुरुआत है, अभी तो SIR बहुत जगहों पर और भी होना है। और इसका अर्थ समझते हैं आप? हमारे बहुत सारे लोग जो है, ममता दीदी तो बेचारी जो थी वो पागल सी हो गई थी कि साहब हम NRC नहीं होने देंगे और ये जो कुछ है ये सब NRC को करने का बहाना है। मैं आप लोगों से कई बार बता चुका हूँ कि भाई साहब NRC तो ऑलरेडी एक्ट में है। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 था उसमें NRC का प्रावधान था, और उसका जो NRC का प्रावधान था वो अटल जी की सरकार में नोटिफाई नहीं किया गया, वो दिसंबर 2004 में मनमोहन सिंह जी की सरकार में नोटिफाई कर दिया गया। 14A है वो, सेक्शन 14A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट, उसको आप पढ़ लें। उसमें NRC बनाने का पूरा प्रावधान है। ये अलग बात है कि उसमें कुछ और भी बातें थी, सेंसस होगा, पॉपुलेशन रजिस्टर बनेगा, उससे NRC होगा, इत्यादि इत्यादि, लेकिन वो केवल एक प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस सीधे सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया कल, परसों सीधा सीधा वो प्रोसेस बता दिया कि भाई आपके पास जो कुछ भी है जिसके वजह से आपने हटाया है किसी को भी वोटर लिस्ट से, तो उसको जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको भेज दीजिए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसके ऊपर निर्णय लेगी। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया। इस सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है वो आर्टिकल 141 में सबके लिए लॉ है। ये लॉ निर्णित कर दिया कि भाई NRC का एक और तरीका पैदा हो गया। NRC का ये दूसरा तरीका इलेक्शन कमीशन के माध्यम से पैदा हो गया, और इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर तुरंत एक्शन भी ले लिया। अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को निर्णय लेना है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी निर्णय कैसे लेगी? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इनको नोटिस देगी और इनसे कहेगी जी अभी जो सिटीजनशिप एक्ट का अमेंडमेंट पिछले वर्ष आया था उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया था कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है सिटीजनशिप प्रूव करने का, ये सिटीजनशिप एक्ट का अमेंडमेंट, और जो इंटीग्रेट किया था, जो नया जो आया था फॉरेनर्स एंड इमिग्रेशन एक्ट, जो वो फॉरेनर्स एंड इमिग्रेशन एक्ट आया था उसके और CAA की जो आप रीडिंग करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आज की डेट में जो बर्डन है वो रिवर्स है। बर्डन रिवर्स है का मतलब कि जिस व्यक्ति को नोटिस जाएगा, इन 12.7 लाख लोगों को नोटिस जाएगा, और ये 12.7 लाख लोग ये अब सिद्ध करेंगे कि भाई ये भारत के नागरिक हैं। यानी आपको क्लियर कितनी सहूलियत हो गई। अब आप ये देखिए कि असम में भी जब ये होगा काम, तो असम में भी इस तरह के जो इलीगल्स हैं वो आइडेंटिफाई करके और तुरंत भेजे जाएंगे। और
तुरंत उनके ऊपर भी निर्णय किया जाएगा। ठीक है, कोई अपील में टाइम लग सकता है, लेकिन जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लाखों भारतीय नागरिक, लोग कह रहे थे ना, कुछ लोग कह रहे थे कि भाई बांग्लादेश वाले यहाँ क्यों आएंगे, बांग्लादेश की जीडीपी पर कैपिटा हमसे ज़्यादा है, बांग्लादेश की जो हंगर इंडेक्स जो है उसमें बांग्लादेश हमसे ऊपर है, यानी वो कम हंगरी है। बांग्लादेश की जितनी भी और ह्यूमन रिसोर्स इंडेक्स है उसमें भी बांग्लादेश हमसे ऊपर है, प्रेस फ्रीडम में भी ऊपर है, डेमोक्रेसी में भी ऊपर है। बांग्लादेश तो भाई एक जन्नत है, वहाँ से इस भारत नाम के जहन्नुम में कोई क्यों आना चाहेगा। ये सुना था आपने, महुआ मोइत्रा बोली थी बड़े ज़ोर शोर से ये बात। अब लोग देख रहे हैं, ये बड़ा मतलब हैरत अंगेज़ मंजर है। आप चले जाइए, आप हाकिमपुर चले जाइए, हाकिमपुर के अलावा जो और दूसरे क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, बनगांव यानी कि जो पेट्रापोल बीनापोल क्रॉसिंग है वहाँ चले जाइए, या गेडे दर्शना वाला जो क्रॉसिंग है वहाँ चले जाइए, या नॉर्थ बंगाल के जो क्रॉसिंग्स हैं वहाँ चले जाइए, हिली चले जाइए दक्षिण दिनाजपुर में। 3 बीघा में जिस तरह से रेजिस्टेंस आ रहा है उसको देख लीजिए। ये सब देखते हुए एक बात तो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि भाई महुआ मोइत्रा जो कह रही थी वो कहीं सच तो नहीं है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जिनके पास भारत का राशन कार्ड है, भारत का आधार कार्ड है, भारत का वोटर कार्ड है, और ये सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद भी वो बांग्लादेश जाना चाहते हैं, तो ये जो महुआ मोइत्रा ने कहा था कहीं ये बात सही तो नहीं हो गई। ये सारे लोग बांग्लादेश क्यों जाना चाहते हैं? इनके पास तो सारी अथॉरिटी है भाई, ये तो वोटर भी हैं, इनके तो राशन कार्ड होल्डर भी हैं, आधार कार्ड भी है, पहचान भी है, 10-10, 20-20, 30-30 साल से रह भी रहे हैं। ये बांग्लादेश वापस क्यों जाना चाहते हैं? और ऊपर से तुर रहा है कि साहब की बीजीबी यानी बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश, वो इनको आने नहीं देना चाह रहा है। इसको देख के तो ऐसा लगता है कि भाई वाकई बांग्लादेश कितना सुपीरियर होगा कि भारतीय नागरिक वहाँ जाना चाहते हैं। और इस समय पूरे वेस्टर्न मीडिया में बिल्कुल भारत विरोध और भारत घृणा की बाढ़ आई हुई है। और भारत घृणा की बाढ़ थोड़ा बहुत तो इस वजह से भी आई है क्योंकि जो मागा क्राउड है उसको ट्रंप ने उकसाया हुआ है, और जो हमारे जो भारतीय हैं वहाँ पर जो लेजिटिमेट तरीके से H1B वीज़ा पर वहाँ पर हैं, या जो रेजिडेंट बन चुके हैं जिनके पास ग्रीन कार्ड है, या जो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं, US सिटीजन बन चुके हैं, उनके प्रति घृणा की एक बाढ़ आई हुई है। लेकिन भाई US जो है वो भारतीयों को एंट्री नहीं दे रहा है, बांग्लादेश क्यों नहीं दे रहा यार? साफ सी बात है कि ये बांग्लादेशी ही हैं, और बांग्लादेश की इकॉनमी बहुत हद तक इस बात पर आधारित थी कि उनके 1 करोड़ से अधिक लोग भारत में थे, और 1 करोड़ से अधिक लोग यदि भारत में थे और वो यहाँ से रिपैट्रिएशन कर रहे थे, यहाँ से फॉरेन एक्सचेंज भेज रहे थे, तो उनकी इकॉनमी में तो बड़ा इजाफा हो रहा था, उनकी इकॉनमी को बड़ा योगदान मिल रहा था। मैंने पता किया कि भाई क्या स्थिति है। वाकई स्थिति जो है वो शुभेंदु अधिकारी के 2-3 मूव से स्थिति ऐसी हो गई है कि अब हर बांग्लादेशी को ये लग रहा है कि वो पकड़ा जाएगा। और कल जो काम यानी कि 12.7 लाख, बड़ा नंबर है, 12.7 लाख लोगों के जो इल्लीगल होने का जो एक सस्पिशन है, अदर्स में जो हैं सस्पेक्टेड इल्लीगल्स हैं, उसकी लिस्ट होम डिपार्टमेंट में जाने के बाद तो अब पैनिक का माहौल आप देख लीजिएगा। 1-2 दिन में ये पैनिक का माहौल होने वाला है, क्योंकि यही तो है NRC। और क्या है NRC? इनको सबको जिनको जो हटाया जाएगा, जो हटाने के बाद में जो आपके
सिटीजन्स रह जाएंगे उस वोटर लिस्ट में, वही तो है एनआरसी। और क्या एनआरसी है? अब तो मेरे हिसाब से तो सीधे सीधे जिस प्रकार की इस समय छटनी हुई है और जिस प्रकार की एक क्लैरिटी आ गई है वोटर लिस्ट के मामले में, अब भारत सरकार को तो इस वोटर लिस्ट को ही एनआरसी के रूप में अडॉप्ट कर लेना चाहिए। कुछ थोड़ी बहुत कतर ब्योत के साथ में थोड़े बहुत और इसकी इन्वेस्टिगेशन कर लें, और ये आप ये समझ लीजिए कि ये 90% से अधिक एक्यूरेट है इस समय। और ये 12.7 लाख सीधे सीधे इलीगल्स हैं भाई। उसमें किशनगंज भी शामिल है। बिहार का जो किशनगंज है वहाँ भी सस्पेक्टेड इलीगल्स की एक लंबी लिस्ट है। तो ये आप समझ लें कि लगभग 11 लाख पश्चिम बंगाल से और 1.5 लाख 2 लाख जो है वो आपके बिहार से, बिहार के सीमांचल क्षेत्र से। ये सारे के सारे जो हैं वो निकाल दिए जाएंगे तो फिर एक जो वोटर लिस्ट है वो ही बन जाएगी एनआरसी। अब नियमों में थोड़ा सा चेंज करे सरकार, और पॉपुलेशन रजिस्टर को एसआईआर, पोस्ट एसआईआर जो भी पोस्ट एसआईआर वोटर लिस्ट है उसके आधार पर तैयार करके और फिर उसका परिमार्जन करे, फिर उसका वेरिफिकेशन करे, तो ये एनआरसी का काम तो बहुत जल्दी हो सकता है। सेंसस प्रक्रिया चल ही रही है, सेंसस प्रक्रिया के साथ साथ ये भी प्रक्रिया निपटा ही दो। होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी, ये बहुत अच्छा काम हो गया। ये 12.7 लाख का तो डिटर्मिनेशन फटाफट हो जाना चाहिए। जो भी इसके लिए नियम बनाने पड़े फटाफट बना दीजिए। बड़ी खबर है ये कि हमारी वोटर लिस्ट ही एनआरसी बन गई है। कितनी बड़ी खबर है, सोचिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।